हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कार्ट सेल थेरेपी के बारे में, जिसे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी भी कहते हैं। पहले जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को अप्रूव कर दिया है, इसको सपोर्ट करना शुरू किया है। पहले ये अप्रूव्ड नहीं था। तो आइए जानते हैं इसमें होता क्या है। हमारा जो इम्यून सेल है, जो वाइट ब्लड सेल है, उसमें एक होता है टी सेल, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। इसमें हम लोग एक मैनुअल मेड रिसेप्टर को, यानी कि CAR काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो लैब में बनाया जाता है, इसे हम हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर ये हमारी बॉडी को कैंसर के सेल से लड़ने में मदद करती है। तो आइए पहले देखते हैं ये होता कैसे है। किसी भी पेशेंट के सेल से, किसी भी पेशेंट की बॉडी से टी सेल्स निकाले जाते हैं। उसको लैब में फिर मैनिपुलेट किया जाता है, उसमें जीन ऐड किया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है लैब में। और फिर उसको इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है पेशेंट के ब्लड में, ताकि वो कैंसर से लड़ सके। तो क्योंकि इसमें एक तरह की जेनेटिक एडिटिंग होती है, तो इसे सेल बेस्ड जेनेटिक एडिटिंग थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जीन के अंदर चेंजेस किए जाते हैं जो नेचुरल नहीं है। तो आइए समझते हैं जीन एडिटिंग या जेनेटिक एडिटिंग किसे कहते हैं। जेनेटिक एडिटिंग वो है कि हम किसी भी अपने जीन के पार्ट में स्पेसिफिक चेंज कर पाएँ अपने डिज़ायर के हिसाब से, ताकि वो किसी बीमारी से लड़ने में, किसी और जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसको हम लोग बेटर कर सकें, ठीक कर सकें। तो इसमें 3 बेसिक स्टेजेस होते हैं। उसमें डीएनए की अनवाइंडिंग, उसको काटना या उसकी क्लीविंग, और फिर रीवाइंडिंग यानी उसको फिर से जोड़ देना। उसके बाद हम लोग उसमें डिज़ायरेबल चेंजेस ला सकते हैं एनी लिविंग बीइंग में। तो ये काम कैसे करता है। हम लोग डीएनए को कट करने के लिए एक एंजाइम को यूज़ करते हैं जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इंजीनियर्ड न्यूक्लियस की मदद से हम जीन में कट लगाते हैं और उसमें अपना डिज़ायर्ड डीएनए का पार्ट या डिज़ायर्ड जीन का हम लोग उसमें इंसर्शन करते हैं और उसके बाद उसको रिपेयर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जेनेटिक जो है कटिंग वो कंप्लीट होती है। और अगर हम इसको देखेंगे तो 2-3 तरीके से हम लोग वो चेंजेस जो है उसमें एक्वायर कर सकते हैं। छोटे मोटे डीएनए चेंजेस में हम लोग अपने जीन में या डीएनए के पार्ट में कट लगाते हैं, उसमें म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो ज्वाइन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डीएनए में हम लोग अनडिजायर्ड सेक्शन को कट कर देते हैं, जो सेक्शन ख़राब है या हम लोग मान के चलते हैं कि इसके कारण कोई डिसऑर्डर हो सकता है। हम लोग उसको कट कर देते हैं और फिर डीएनए खुद ब खुद नेचुरली अपने आप को रिपेयर कर लेती है। एक और तरीका होता है कि हम लोग डीएनए सेक्शन कट करते हैं और वहाँ पर मैन मेड लैब में ग्रो किया हुआ डीएनए या कोई और डीएनए का पार्ट हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करते हैं और उसकी डीएनए की रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। हम लोग इसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। CRISPR-Cas9 है, ZFNS है, TALENS है। ये अलग अलग टेक्निक्स है जो हम लोग जेनेटिक एडिटिंग में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। ये प्रोटीन बेस्ड हो सकता है या आरएनए बेस्ड हो सकता है। हम लोग प्रोटीन की मदद से अगर उसमें बाइंडिंग या कट लगाते हैं तो इसे प्रोटीन बेस्ड जीनोम एडिटिंग कहते हैं। आरएनए बेस्ड में होता यह है कि हम लोग उस सीक्वेंस में एक छोटा सा आरएनए या डीएनए इंसर्ट कर देते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो एथिकल जो है, इसमें डायलेमा एक होता है या एथिकल लिमिटेशन होती है कि एक तो भाई जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है कि फिटेस्ट जो है सरवाइव करना चाहिए, और जो डैमेज्ड चीज़ें हैं वो टाइम के साथ डिके हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है इवोल्यूशन का। अगर इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं, डिज़ायर्ड चाइल्ड आएगा कि भाई मेरा बच्चा ऐसा दिखना चाहिए, ये क्रॉप ऐसा ही ग्रो होना चाहिए, तो उससे अनडिज़ायर्ड रिजल्ट जो आएंगे, जो पॉपुलेशन कंट्रोल की लिमिटेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिलीजियस डिबेट हो सकता है, क्लोनिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिज़ाइनर बेबीज़ जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि जो बेबीज़ होंगे उसका आई कलर ऐसा हो, हेयर कलर ऐसा हो, उसके जेनेटिक ट्रेट्स ऐसा हो, वो मॉडल जैसा दिखे, वो अच्छा एथलीट बने। तो ये फिर नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं रह जाएगी, फिर ह्यूमन जो है वो लैब में ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला ये एथिकल ड्रामा है। उसके बाद सेफ्टी कंसर्न्स की बात आती है। माना जाता है कि अगर हम लोग कोई भी छोटे या कुछ अनडिज़ायर्ड चेंज करते हैं सेल्यूलर लेवल पे, तो कई बार उनका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और जो बहुत डिवास्टेटिंग भी कह सकते हैं कि कभी कभी होता है। उसके बाद एक और चांस है उसमें कि जो डाइवर्सिटी है हमारी जेनेटिक, वो हम लोग लूज़ कर देंगे। क्योंकि अभी जो हम लोग नेचुरली पैदा होते हैं, मरते हैं, तो हम हर किसी की अपनी डाइवर्स जीन होती है, हर किसी का अपना नेचर होता है।
अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक मॉडल टाइप का बेबी ही क्रिएट करना शुरू कर दें, जिसका नेचर, जिसकी आईक्यू, जिसका बिहेवियर एकदम डिज़ाइंड हो पहले से ही, तो हमारी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है उस पर बहुत खतरा हो जाएगा। ऑल्दो इसके कई यूसेज भी हैं, इसको रिसर्च में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डीएनए के बारे में समझने में, उसकी बायोलॉजी को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, फंक्शनिंग को, इसमें इसका हेल्प हो सकता है। दूसरा इसका अच्छा यूसेज है डिज़ीज़ को ट्रीट करने में। हम लोग कई बार जो है, जो हमारा डीएनए का पार्ट ख़राब हो सकता है, या किसी कैरियर, किसी बीमारी के कैरियर का पार्ट हो सकता है, मार्कर हो सकता है जेनेटिक किसी बीमारी का, उसको हम लोग कट करके हटा सकते हैं। एड्स या ल्यूकेमिया जैसी बीमारी को ठीक करने में इससे हेल्प मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम लोग क्रॉप्स की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोग इसकी मदद से ग्रो कर सकते हैं, जो बारिश में, ख़राब मौसम में, कम पानी अवेलेबल होने पर भी, या कीट पतंगों से बचाव में, ऐसे क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं ताकि हमें कम से कम एरिया में अच्छा ईल्ड हो सके। ये एक इसका अच्छा यूसेज है। इसके साथ जो जुड़े हुए एथनिक कंसर्न्स हैं उनके अलावा इसके कई यूसेज हैं जो अच्छे माने जा सकते हैं, बट वो है कि हमें उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी, उसके लिए एक रेगुलेशन बनना चाहिए। अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो ये मान सकते हैं कि अगर हम लोग जेनेटिक थेरेपी में आगे बढ़ते हैं तो इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, जिसमें एथिकल, फाइनेंशियल, मेडिकल, सेफ्टी, हर तरह की चीज़ों को अगर कंसीडर करके आगे बढ़ें तो इस चीज़ को बेटर माना जा सकता है। थैंक यू।